न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। चलिए एक नजर डालते हैं आज की चाहती केंद्र सरकार। अब खबरें विस्तार से। जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन, अब 30 जून तक पूरे करने जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन, अब 30 जून तक पूरे करने होंगे अधूरे काम। नोएडा एयरपोर्ट का काम पूरा करने की समय सीमा तीसरी बार बदली गई है, अब 30 जून तय है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगी। गेहूं कटाई के कारण श्रमिक चले गए हैं। टीम की निरीक्षण में काम संतोषजनक मिला तो यह पहले चरण की उड़ान की दिशा में बड़ा कदम होगा। पिछले निरीक्षण के दौरान AAI की टीम ने एयरपोर्ट की कई व्यवस्थाओं में तकनीकी और संरचनात्मक खामियां बताते हुए सुधार के सुझाव दिए थे। एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल होने के बाद एरोड्रम लाइसेंस के साथ ही वैमानिकी सूचना प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। AAI की ओर से AIP पब्लिकेशन भी किया जा चुका है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वेबसाइट पर सभी देशों को नए एयरपोर्ट शुरू होने की जानकारी दी जाती है। 6 मार्च को शुरू हुई 70 दिन की यह प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले 10 मई को टीम निरीक्षण कर सकती है। बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि 10 एरोब्रिज तैयार है। एलिवेटर व बैगेज सिस्टम लगा दिया गया है। रनवे, एप्रन, ATC टावर सहित अन्य काम पूरे हो गए हैं, मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 1.5 महीने पहले जैसी स्थिति में है। 40% काम होने की वजह से अब संचालन के लिए इन दोनों के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन, अब 30 जून तक पूरे करने होंगे अधूरे काम। नोएडा एयरपोर्ट का काम पूरा करने की समय सीमा तीसरी बार बदली गई है, अब 30 जून तय है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगी। गेहूं कटाई के कारण श्रमिक चले गए हैं। टीम की निरीक्षण में काम संतोषजनक मिला तो यह पहले चरण की उड़ान की दिशा में बड़ा कदम होगा। पिछले निरीक्षण के दौरान AAI की टीम ने एयरपोर्ट की कई व्यवस्थाओं में तकनीकी और संरचनात्मक खामियां बताते हुए सुधार के सुझाव दिए थे। एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल होने के बाद एरोड्रम लाइसेंस के साथ ही वैमानिकी सूचना प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। AAI की ओर से AIP पब्लिकेशन भी किया जा चुका है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वेबसाइट पर सभी देशों को नए एयरपोर्ट शुरू होने की जानकारी दी जाती है। 6 मार्च को शुरू हुई 70 दिन की यह प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले 10 मई को टीम निरीक्षण कर सकती है। बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि 10 एरोब्रिज तैयार है। एलिवेटर व बैगेज सिस्टम लगा दिया गया है। रनवे, एप्रन, ATC टावर सहित अन्य काम पूरे हो गए हैं, मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 1.5 महीने पहले जैसी स्थिति में है। 40% काम होने की वजह से अब संचालन के लिए इन दोनों के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन, अब 30 जून तक पूरे करने होंगे अधूरे काम। नोएडा एयरपोर्ट का काम पूरा करने की समय सीमा तीसरी बार बदली गई है, अब 30 जून तय है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगी। गेहूं कटाई के कारण श्रमिक चले गए हैं। टीम की निरीक्षण में काम संतोषजनक मिला तो यह पहले चरण की उड़ान की दिशा में बड़ा कदम होगा। पिछले निरीक्षण के दौरान AAI की टीम ने एयरपोर्ट की कई व्यवस्थाओं में तकनीकी और संरचनात्मक खामियां बताते हुए सुधार के सुझाव दिए थे। एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल होने के बाद एरोड्रम लाइसेंस के साथ ही वैमानिकी सूचना प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। AAI की ओर से AIP पब्लिकेशन भी किया जा चुका है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वेबसाइट पर सभी देशों को नए एयरपोर्ट शुरू होने की जानकारी दी जाती है। 6 मार्च को शुरू हुई 70 दिन की यह प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले 10 मई को टीम निरीक्षण कर सकती है। बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि 10 एरोब्रिज तैयार है।
एलिवेटर व बैगेज सिस्टम लगा दिया गया है। रनवे, एप्रन, एटीसी टावर सहित अन्य काम पूरे हो गए हैं, मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 1.5 महीने पहले जैसी स्थिति में है। 40% काम होने की वजह से अब संचालन के लिए इन दोनों के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन, अब 30 जून तक पूरे करने होंगे अधूरे काम। नोएडा एयरपोर्ट का काम पूरा करने की समय सीमा तीसरी बार बदली गई है, अब 30 जून तय है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिया ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगी। गेहूं कटाई के कारण श्रमिक चले गए हैं। टीम की निरीक्षण में काम संतोषजनक मिला तो यह पहले चरण की उड़ान की दिशा में बड़ा कदम होगा। पिछले निरीक्षण के दौरान एएआई की टीम ने एयरपोर्ट की कई व्यवस्थाओं में तकनीकी और संरचनात्मक खामियां बताते हुए सुधार के सुझाव दिए थे। एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल होने के बाद एरोड्रम लाइसेंस के साथ ही वैमानिकी सूचना प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एएआई की ओर से एआईपी पब्लिकेशन भी किया जा चुका है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वेबसाइट पर सभी देशों को नए एयरपोर्ट शुरू होने की जानकारी दी जाती है। 6 मार्च को शुरू हुई 70 दिन की यह प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले 10 मई को टीम निरीक्षण कर सकती है। बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि 10 एरोब्रिज तैयार है। एलिवेटर व बैगेज सिस्टम लगा दिया गया है। रनवे, एप्रन, एटीसी टावर सहित अन्य काम पूरे हो गए हैं, मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 1.5 महीने पहले जैसी स्थिति में है। 40% काम होने की वजह से अब संचालन के लिए इन दोनों के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को मिली एक और डेडलाइन, अब 30 जून तक पूरे करने होंगे अधूरे काम। नोएडा एयरपोर्ट का काम पूरा करने की समय सीमा तीसरी बार बदली गई है, अब 30 जून तय है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिया ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगी। गेहूं कटाई के कारण श्रमिक चले गए हैं। टीम की निरीक्षण में काम संतोषजनक मिला तो यह पहले चरण की उड़ान की दिशा में बड़ा कदम होगा। पिछले निरीक्षण के दौरान एएआई की टीम ने एयरपोर्ट की कई व्यवस्थाओं में तकनीकी और संरचनात्मक खामियां बताते हुए सुधार के सुझाव दिए थे। एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल होने के बाद एरोड्रम लाइसेंस के साथ ही वैमानिकी सूचना प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एएआई की ओर से एआईपी पब्लिकेशन भी किया जा चुका है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वेबसाइट पर सभी देशों को नए एयरपोर्ट शुरू होने की जानकारी दी जाती है। 6 मार्च को शुरू हुई 70 दिन की यह प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले 10 मई को टीम निरीक्षण कर सकती है। बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि 10 एरोब्रिज तैयार है। एलिवेटर व बैगेज सिस्टम लगा दिया गया है। रनवे, एप्रन, एटीसी टावर सहित अन्य काम पूरे हो गए हैं, मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 1.5 महीने पहले जैसी स्थिति में है। 40% काम होने की वजह से अब संचालन के लिए इन दोनों के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वालों का अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, जाने पूरा मामला। देश भर में धर्म परिवर्तन के मामलों की सुर्खियों में आने और विवाद का कारण बनने के बीच में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अनुसूचित जाति के दर्जे जुड़े एक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। गुंटूर जिले के कोतापालेम के पादरी चिंतादा आनंद द्वारा उनके और 5 अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देने के लिए अक्कल्ला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आनंद ने आरोप लगाया कि रेड्डी और अन्य ने जाति सूचक गाली का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने SC/ST मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
रेड्डी ने हाई कोर्ट से इसे रद्द करने और विशेष न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिक्षाकर्ता ने दावा किया है कि वह 10 वर्षों से पादरी के रूप में काम कर रहा था और उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है। याचिकाकर्ता के वकील फनी दत्त ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि संविधान में अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में धर्मांतर करते हैं उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो पुलिस को उसके खिलाफ SC/ST अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST अधिनियम का उद्देश्य उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग किया है, अदालत ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। देश भर में धर्म परिवर्तन के मामलों की सुर्खियों में आने और विवाद का कारण बनने के बीच में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अनुसूचित जाति के दर्ज जुड़े एक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। गुंटूर जिले के कोतापालेम के पादरी चिंतादा आनंद द्वारा उनके और 5 अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देने के लिए अक्खल्ला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आनंद ने आरोप लगाया कि रेड्डी और अन्य ने जाति सूचक गाली का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने SC/ST मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। रेड्डी ने हाई कोर्ट से इसे रद्द करने और विशेष न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिक्षाकर्ता ने दावा किया है कि वह 10 वर्षों से पादरी के रूप में काम कर रहा था और उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है। याचिकाकर्ता के वकील फनी दत्त ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि संविधान में अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में धर्मांतर करते हैं उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो पुलिस को उसके खिलाफ SC/ST अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST अधिनियम का उद्देश्य उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग किया है, अदालत ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। देश भर में धर्म परिवर्तन के मामलों की सुर्खियों में आने और विवाद का कारण बनने के बीच में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अनुसूचित जाति के दर्ज जुड़े एक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। गुंटूर जिले के कोतापालेम के पादरी चिंतादा आनंद द्वारा उनके और 5 अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देने के लिए अक्खल्ला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आनंद ने आरोप लगाया कि रेड्डी और अन्य ने जाति सूचक गाली का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने SC/ST मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। रेड्डी ने हाई कोर्ट से इसे रद्द करने और विशेष न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिक्षाकर्ता ने दावा किया है कि वह 10 वर्षों से पादरी के रूप में काम कर रहा था और उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है। याचिकाकर्ता के वकील फनी दत्त ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि संविधान में अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
साथ ही जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में धर्मांतर करते हैं उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो पुलिस को उसके खिलाफ SC/ST अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST अधिनियम का उद्देश्य उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग किया है, अदालत ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। देश भर में धर्म परिवर्तन के मामलों की सुर्खियों में आने और विवाद का कारण बनने के बीच में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अनुसूचित जाति के दर्ज जुड़े एक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। गुंटूर जिले के कोतापल्लेम के पादरी चिंतादा आनंद द्वारा उनके और 5 अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देने के लिए अक्कल्ला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आनंद ने आरोप लगाया कि रेड्डी और अन्य ने जाति सूचक गाली का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने SC/ST मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। रेड्डी ने हाई कोर्ट से इसे रद्द करने और विशेष न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वह 10 वर्षों से पादरी के रूप में काम कर रहा था और उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है। याचिकाकर्ता के वकील फनी दत्त ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि संविधान में अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में धर्मांतर करते हैं उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो पुलिस को उसके खिलाफ SC/ST अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST अधिनियम का उद्देश्य उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग किया है, अदालत ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। फडणवीस सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, जानिए लीज। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहले 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर उन्हें नंबर मिले हैं। अजित पवार की NCP की कोटे से मंत्री बनी अदिति तटकरे अव्वल आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्री अदिति तटकरे को पहली पोजीशन मिली है। महिला व बाल कल्याण विभाग ने 80% अंकों के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले है। उनके विभाग का स्कोर 77.95% रहा। तीसरी पोजीशन मंत्री मानिकराव कोकोटे के कृषि विभाग को मिली है। उन्हें 66.15% अंक मिले हैं। चौथी पोजीशन पर मंत्री जय कुमार गोरे और 5वें स्थान पर 2 मंत्री प्रताप सरनाइक और नीतीश राणे हैं। महायुति सरकार की तरफ से विभागों के 100 दिन के कार्यक्रम की रैंकिंग महाराष्ट्र दिवस पर जारी की गई। महायुति सरकार के टॉप 5 में NCP के 3, बीजेपी के 2 और शिवसेना का 1 विभाग शामिल है। राज्यों में लाडली बहन योजना लागू करने वाली मंत्री अदिति तटकरे महायुति के दूसरे कार्यकाल में काम ने चमक बढ़ा दी है। उनके विभाग को पहली पोजीशन मिली है। फडणवीस के अधीन आने वाला सामान्य प्रशासन विभाग रहा। इस विभाग का स्कोर 24% रहा। शहरी विकास जो एकनाथ शिंदे के पास है उसका स्कोर 34% रहा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 33% तक अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर 48 विभागों ने 78% अंक प्राप्त किए। उन्हें सौंपे गए 902 कार्यों में से 706 को पूरा किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 34 कार्यों में से केवल 8 को पूरा किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने
पहले 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर उन्हें नंबर मिले हैं। अजित पवार की एनसीपी की कोटे से मंत्री बनी अदिति तटकरे अव्वल आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्री अदिति तटकरे को पहली पोजीशन मिली है। महिला व बाल कल्याण विभाग ने 80% अंकों के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले है। उनके विभाग का स्कोर 77.95% रहा। तीसरी पोजीशन मंत्री मानिकराव कोकोटे के कृषि विभाग को मिली है। उन्हें 66.15% अंक मिले हैं। चौथी पोजीशन पर मंत्री जय कुमार गोरे और 5वें स्थान पर 2 मंत्री प्रताप सरनाइक और नीतीश राणे हैं। महायुति सरकार की तरफ से विभागों के 100 दिन के कार्यक्रम की रैंकिंग महाराष्ट्र दिवस पर जारी की गई। महायुति सरकार के टॉप 5 में एनसीपी के 3, बीजेपी के 2 और शिवसेना का 1 विभाग शामिल है। राज्यों में लाडली बहन योजना लागू करने वाली मंत्री अदिति तटकरे महायुति के दूसरे कार्यकाल में काम ने चमक बढ़ा दी है। उनके विभाग को पहली पोजीशन मिली है। फडणवीस के अधीन आने वाला सामान्य प्रशासन विभाग रहा। इस विभाग का स्कोर 24% रहा। शहरी विकास जो एकनाथ शिंदे के पास है, उसका स्कोर 34% रहा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 33% तक अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर 48 विभागों ने 78% अंक प्राप्त किए। उन्हें सौंपे गए 902 कार्यों में से 706 को पूरा किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 34 कार्यों में से केवल 8 को पूरा किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहले 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर उन्हें नंबर मिले हैं। अजित पवार की एनसीपी की कोटे से मंत्री बनी अदिति तटकरे अव्वल आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्री अदिति तटकरे को पहली पोजीशन मिली है। महिला व बाल कल्याण विभाग ने 80% अंकों के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले है। उनके विभाग का स्कोर 77.95% रहा। तीसरी पोजीशन मंत्री मानिकराव कोकोटे के कृषि विभाग को मिली है। उन्हें 66.15% अंक मिले हैं। चौथी पोजीशन पर मंत्री जय कुमार गोरे और 5वें स्थान पर 2 मंत्री प्रताप सरनाइक और नीतीश राणे हैं। महायुति सरकार की तरफ से विभागों के 100 दिन के कार्यक्रम की रैंकिंग महाराष्ट्र दिवस पर जारी की गई। महायुति सरकार के टॉप 5 में एनसीपी के 3, बीजेपी के 2 और शिवसेना का 1 विभाग शामिल है। राज्यों में लाडली बहन योजना लागू करने वाली मंत्री अदिति तटकरे महायुति के दूसरे कार्यकाल में काम ने चमक बढ़ा दी है। उनके विभाग को पहली पोजीशन मिली है। फडणवीस के अधीन आने वाला सामान्य प्रशासन विभाग रहा। इस विभाग का स्कोर 24% रहा। शहरी विकास जो एकनाथ शिंदे के पास है, उसका स्कोर 34% रहा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 33% तक अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर 48 विभागों ने 78% अंक प्राप्त किए। उन्हें सौंपे गए 902 कार्यों में से 706 को पूरा किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 34 कार्यों में से केवल 8 को पूरा किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहले 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर उन्हें नंबर मिले हैं। अजित पवार की एनसीपी की कोटे से मंत्री बनी अदिति तटकरे अव्वल आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्री अदिति तटकरे को पहली पोजीशन मिली है। महिला व बाल कल्याण विभाग ने 80% अंकों के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले है। उनके विभाग का स्कोर 77.95% रहा। तीसरी पोजीशन मंत्री मानिकराव कोकोटे के कृषि विभाग को मिली है। उन्हें 66.15% अंक मिले हैं। चौथी पोजीशन पर मंत्री जय कुमार गोरे और 5वें स्थान पर 2 मंत्री प्रताप सरनाइक और नीतीश राणे हैं। महायुति सरकार की तरफ से विभागों के 100 दिन के कार्यक्रम की रैंकिंग महाराष्ट्र दिवस पर जारी की गई।
महायुति सरकार के टॉप 5 में एनसीपी के 3, बीजेपी के 2 और शिवसेना का 1 विभाग शामिल है। राज्यों में लाडली बहन योजना लागू करने वाली मंत्री अदिति तटकरे महायुति के दूसरे कार्यकाल में काम ने चमक बढ़ा दी है। उनके विभाग को पहली पोजीशन मिली है। फडणवीस के अधीन आने वाला सामान्य प्रशासन विभाग रहा। इस विभाग का स्कोर 24% रहा। शहरी विकास जो एकनाथ शिंदे के पास है, उसका स्कोर 34% रहा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 33% तक अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर 48 विभागों ने 78% अंक प्राप्त किए। उन्हें सौंपे गए 902 कार्यों में से 706 को पूरा किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 34 कार्यों में से केवल 8 को पूरा किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी के साथ मंच पर केरल सीएम और थरूर। पीएम बोले ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला, जहां मैसेज जाना था चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से बने विजिन जैम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने केरल के सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर के मंच पर होने पर कांग्रेस पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। शशि थरूर भी यहाँ बैठे हैं। आज का यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है, जहां मैसेज जाना था चला गया। मोदी ने पोर्ट को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा इस पोर्ट को 8,800 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहां आने वाले समय में 3 गुना ज्यादा जहाजों का ट्रांसशिपमेंट किया जा सकेगा और अब बड़े बड़े माल ढोने वाले जहाज भी सीधे भारत आ सकेंगे। केरल के कार्यक्रम के बाद पीएम आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर 3:30 बजे अमरावती पहुंचेंगे। यहां 58,000 करोड़ के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही अमरावती कैपिटल सिटी के निर्माण कार्यों की रिलॉन्चिंग भी करेंगे। विजिनजाम इंटरनेशनल डीपीसी वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसे भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए बनाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 108 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीमशंकर पहुंचे। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया। केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कर सकते हैं। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल हैं। पहले दिन करीब 10,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाया जा रहा है। भक्त अब अगले 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे। जून से अगस्त के बीच मौसम ठीक रहा तो इस बार 25 लाख से ज्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनगणना 2011 की गलती दोहराना नहीं चाहती केंद्र सरकार। पिछली बार 46 लाख जातियां गिनी थी। इस बार ऐसा न हो, इसलिए जातियों की सूची बनेगी। देश में अब तक कुल 8 बार जातीय जनगणना हुई है। 1872 से 1931 के बीच 7 बार ब्रिटिश काल में और 1 बार 2011 में आजाद भारत में। हालांकि 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। जातीय जनगणना की घोषणा के साथ ही सरकार ने इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनानी भी शुरू कर दी है। वर्ष 2011 की जातीय जनगणना में जो गलती हुई थी, केंद्र सरकार इस बार उसे दोहराना नहीं चाहती। तब सरकार ने जातियों की पहले से कोई सूची नहीं बनाई थी। जिसने अपनी जो भी जाति बताई उसे ही दर्ज करते गए। नतीजा ये हुआ कि 46 लाख से भी ज्यादा जातियां दर्ज हो गई।
इस बार सरकार 1931 में गिनी गई करीब 4000 जातियों उपजातियों को आधार बनाकर पहले से ही सूची तैयार करेंगी। SC, ST, OBC आयोग की मदद से सूची तैयार की जाएंगी। फिर कर्मचारी यही सूची लेकर घर घर जाएंगे और इसमें दर्ज जातियों में से ही जाति चुनेंगे। जनगणना महापंजीयक का बजट भी बढ़ाने की संभावना है। इस साल घटकर 574.80 करोड़ रुपए रह गया था। बता दें कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना पर 4,389 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। केंद्र ने 2019 में जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके अलावा 3,941 करोड़ रुपए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने के लिए रखे गए हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आप MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।